नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरी अभ्यास सीरीज़ के अंदर। अभ्यास सीरीज़ में जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके मैं 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो 1 में कोई फीडबैक देनी हो तो आप दे सकते हैं प्लीज़। और इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है कि ये डिटेल में नहीं बताया जा रहा या फिर कोई चीज़ आप फीडबैक देना चाहते हैं मुझे जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ द प्रेम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो, बोला क्या है, जो आइडिया था प्रेम्बल का वो हमारे कहाँ से लिया गया है। जो हमारा आइडिया था प्रेम्बल का वो हमारे यूएसए से लिया गया था। पहले बता रहा हूँ, हमने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि 13 दिसंबर 1946 के अंदर हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को पास किया था, जिसको अडॉप्ट किया गया था हमारे 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को। अब जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन वही हमारा मॉडिफाइड वर्जन है, और मॉडिफाइड वर्जन है किसका, प्रेम्बल का। ठीक है, तो प्रेम्बल हमारे पार्ट वन के अंदर मेंशन है। अच्छा, तो क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है? यस, प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसमें प्रेम्बल के अंदर 3 टर्म्स को ऐड किया गया था। कौन से थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अच्छा, एक और चीज़, लैंग्वेज, जो प्रेम्बल की जो लैंग्वेज ली गई है वो हमारे कौन से कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखना, जो आइडिया है प्रेम्बल का यूएसए से है, मॉडिफाइड वर्जन है किसका, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन का, और ये प्रेम्बल की जो लैंग्वेज किससे इंस्पायर हुई है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम। पहले ये बताओ, आर्टिकल 1 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। फिर से समझो, आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज़ अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जो वाला कंसेप्ट था यूनियन ऑफ द स्टेट्स का वो हमारा लिया गया है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच इज़ अ सुप्रीम। देखो, जानते हो आप पॉलिटिकल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है और कोई सुप्रीम हो नहीं सकता। देखो, बहुत बार पूछा गया यूपी पीसीएस मेंस में और 45 बीपीएससी में प्री 2021 में, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और देखो, जो भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं पूरा यूपी पीसीएस या और किसी एग्जाम्स में आ सकता है, तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो अगर आपने आर्टिकल 13 पढ़ा होगा, आर्टिकल 31 क्या कहता है? अगर कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट अगर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अगेंस्ट है, ठीक है, फिर से समझो, अगर कोई लॉ या कोई एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो उस प्रोविजन को, उस लॉ को इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। इसी चीज़ को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू का वो हमारे यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स असर्शन और रीजन्स का क्वेश्चन है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। बिल्कुल सही है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम बोर्ड आइटम्स। बिल्कुल सही है। तो देखो, बोथ आर करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका सही नहीं है, रीजन सही नहीं है। तो बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट, मतलब रीजन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अच्छा, देखो, दो तरह के मॉडल्स हैं हमारे, एक कैनेडियन मॉडल और एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल। एक कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन मॉडल। एक है, सॉरी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, दो तरह के मॉडल्स हैं, एक कैनेडियन मॉडल, एक अमेरिका मॉडल। ठीक है, तो हमारे इंडिया ने जो ले रखा है वो कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट कर रखा है। तो फ्यूचर फेडरलाइज सिस्टम, जो हमारा फेडरेशन सिस्टम है, वो किससे इंस्पायर है? सिंपल सी बात है, कनाडा मॉडल से। अब मुझे ये चीज़ बताओ कि जो फेडरेशन सिस्टम है उसके फीचर्स क्या है? उसके 7 फीचर्स हैं, ध्यान रखना, उसके 7 फीचर्स हैं। पहला, डुअल पॉलिटी। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है। तीसरा, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स्थ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
और सेवन्थ सेवन्थ कौन सा है हमारा, सेवन्थ कौन सा है, सेवन्थ है हमारा, सॉरी मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, हाँ बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म मतलब क्या होता है, डबल हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बताओ, तो इसका आंसर क्या है, हमने कौन से मतलब फेडरल सिस्टम है हमारे इंडिया का, वो किससे इंस्पायर हुआ है, वो इंस्पायर हुआ है हमारे कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 7th, the Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has both the real executive, nominal executive, बिल्कुल सही है। The system of the collective responsibility सही है। अच्छा, collective responsibility कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा 75, ठीक है। जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाया जाएगा तो उसमें साफ साफ बताया जाएगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, और रियल और नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव का मतलब भी क्या होता है, बताऊंगा बाद में। बाई कैमरल लेजिस्लेशन मैं आपको बता चुका हूँ, अपर हाउस लोअर हाउस, फिर से आपको वीडियो 1 के अंदर भी बता चुका, चैप्टर 1 के अंदर बता चुका था। बाई कैमरलिज्म जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कौन से एक्ट के थ्रू हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पहले मैं बता चुका हूँ। और सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देखो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, USA से, तो इसका आंसर यही है, 7th का डी आंसर। 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडिया एंड अमेरिका। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया और अमेरिका के बीच में हमारा जो इंडिया है, वीडियो 1 के अंदर ही मैं बता देता जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको क्वासी जुडिशियल सिस्टम कहा गया है, केसी वेरे के द्वारा, केसी वेरे के द्वारा जो इंडियन का फेडरल सिस्टम है उसको क्वासी फेडरेशन सिस्टम कहा गया है। तो अमेरिका का ट्रू फेडरेशन सिस्टम है। ट्रू फेडरेशन मतलब, फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द पावर, मतलब 2 हिस्सों में पावर का बांटना, ठीक है। अब देखो अमेरिका के अंदर क्या चीज़ है, ये यूनियन है या सेंटर है, ठीक है, और यह स्टेट है। देखो यूनियन की अलग सिटीजनशिप होगी, सेंटर की अलग सिटीजनशिप होगी लोगों के पास, और स्टेट की अलग से सिटीजनशिप होगी, ठीक है। यूनियन या सेंटर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा और स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इनकी अलग से जुडिशियल सिस्टम होगा, स्टेट का जुडिशियल सिस्टम अलग होगा, ठीक है। ऐसे इनका यूनियन का सेंटर का अलग से फ्लैग होगा और स्टेट का अलग से फ्लैग होगा, ये होता है हमारा ट्रू फेडरेशन सिस्टम, जैसे अमेरिका का है, लेकिन हमारे इंडिया का नहीं है ये सब। अब देखो कैसे, सिंगल सिटीजनशिप, पहले ही आंसर आ जाता है हमारा, क्यों, मैंने अभी बताया था कि अमेरिका का यूनियन या सेंटर की सिटीजनशिप अलग होती है और स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है, मतलब अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ठीक है। कॉमन बिटवीन, तो देखो फेडरल कॉमन तो है नहीं, है कॉमन है नहीं, सॉरी। तो 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बता, डुअल जुडिशरी सिस्टम वो भी नहीं है, कॉमन नहीं है, हमारे यहाँ पर आता नहीं है। और द 3 लिस्ट, ठीक है, और द फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं है, आंसर आता है बी। 9, कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय, किसके द्वारा लिया गया था बता सकते हो, कंकरेंट लिस्ट को लिया गया था हमारे कनाडा से, ओह सॉरी, कनाडा से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। जो कनकरेंट लिस्ट है वो हमारे कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अब देखो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने 3 चीज़ ले रखी है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कितनी चीज़ ले रखी है, 3 चीज़ ले रखी है। पहला कनकरेंट लिस्ट, दूसरा जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 108 हमारा डील करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। 3 चीज़ ले रखी है हमारे ऑस्ट्रेलिया से, वो है हमारी कंकरेंट लिस्ट और आर्टिकल 108 मतलब जॉइंट सिटिंग, तीसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। क्वेश्चन नंबर 10th, द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब DPSP और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ले रखा है, DPSP हमारे कहाँ से अडोप्टेड कर रखा है, DPSP ले रखे हमने आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। अच्छा आयरलैंड से हमारे 3 चीज़ ले रखी हैं, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आयरिश में हमने 3 चीज़ ले रखी है। एक तो DPSP जो कि आपको पता है, ठीक है, दूसरा नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर, कि राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरीके से नॉमिनेट किया जाएगा। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चलो मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ आपको, कि जो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वो कौन से फील्ड से लिया जाता है, वो लिया जाता है लास्ट से, LASS, ठीक है, लास्ट मतलब लिटरेचर, आर्ट, साइंस और एक सोशल सर्विसेज, ठीक है, लास्ट से लिया जाता है। अगर मैं इसी की बात करूँ, लेजिस्लेटिव
कौंसिल्स के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेट किया जाता है मेंबर्स को, वो कौन से फील्ड से लिया जाता है, वो है फिर क्लास। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ राज्यसभा के नॉमिनेशन की बैकग्राउंड की, तो वो है लास। अगर मैं बात करता हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वो है क्लास। आगे जाके फिर से आपको इस चीज़ का रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। और तीसरा क्या है, और तीसरा है हमारा मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का किस तरीके से इलेक्शंस करवाया जाएगा, वो भी हमारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। मुझे समझो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है, डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग। फंडामेंटल राइट्स हमने सबसे बता रखा है, यूएसए से ले रखा है ना, यूएसए से ले रखा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से ले रखा है। एमरजेंसी प्रोविजंस हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से ले रखा है। और एमरजेंसी प्रोविजंस हमारे जर्मनी से ले रखा है। ठीक है। ए का टू, बी का पार्लियामेंट्री सिस्टम, बी का वन, आंसर निकल आता है सी। सी का फोर जर्मनी से, डीपीएसपी 3। ठीक है। तो इसका आंसर है 11th का है आंसर सी। 12th क्वेश्चन, वही मैच द फॉलोइंग, इसको हम छोड़ देते हैं ना। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, यूएसए। डीपीएसपी अभी बताया था आयरिश से। कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश से। यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा से। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, अभी मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, यूएसएसआर से, मतलब रशिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमें रशिया से लिया गया। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया था, ये सारे आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा, जो उसको बहुत ढंग से पढ़ा जाएगा, ये कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या ये ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और किसी के लिए भी, मतलब विदेशी के लिए भी, जो विदेशी जो लोग होते हैं, एलियंस जो होते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है या नहीं। और दूसरी बात कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिशियबल है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। और एक और चीज़, क्या नेशनल सॉन्ग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है या नहीं, ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड। रशिया, अच्छा, जो कंसेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो हमारा रशिया से ले रखा है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि रशिया से ले रखी है, आइडिया ऑफ जस्टिस। प्रिम्बल की आपने पढ़ा होगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस है वो हमारे रशिया से ले रखा है। जस्टिस कहाँ से ले रखा है, रशिया से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहाँ से ले रखा है, रशिया से ही ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से ले रखा है। जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हो, जब आप रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है, ये भी दिस है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, वो है जापान से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से, है ना। और रिजर्वेशन ऑफ द बिल बाय द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कहाँ से ले रखा है, ये ले रखा है हमारे ऑस्ट्रेलिया से, है ना। कंकरेंट लिस्ट कनाडा से। कंकरेंट लिस्ट मैंने बताया था अभी। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ले रखा है, अबे यार शिट, सॉरी। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से। रिजर्वेशन ऑफ वो कनाडा से। और कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट हमेशा भूल जाता हूँ, ठीक है, माफ़ करिएगा। ये अब लगा लो अपने आप, है ना। रूल्स ऑफ लॉ, ए का टू, बी का प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान, बी का थ्री, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, ये डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। डिप्टी चेयरमैन नहीं पूछा, डिप्टी चेयरमैन पूछ रखा है। तो वो कौन था फर्स्ट नॉमिनेटेड बोल रखा है। अगर इलेक्टेड पूछा जाता तो एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। मैंने तुमको पहले बता रखा है, 9 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हो चुकी थी, जो कि उसमें चेयरमैन कौन थे, हमारे सचिंद्रनाथ सिन्हा। और वाइस चेयरमैन कौन थे, फ्रैंक एंथनी, ठीक है। फिर 11 दिसंबर को होता है, जिसमें इलेक्टेड होते हैं, जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्टेड किया जाता है। तो इलेक्टेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन, ठीक है। और वाइस चेयरमैन कौन थे,
दो दो लोग थे, वाइस प्रेसिडेंट दो लोग थे, एस सी मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। लेकिन क्वेश्चन 15 में बोल रखा है हु आर द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन। नॉमिनेटेड, इलेक्टेड पूछा जाता तो वी.टी. कृष्णमाचारी और एस सी मुखर्जी होते, लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटेड पूछा जा रहा है तो फ्रैंक एंथनी। ठीक है, 15 का डी आंसर, 15 का डी आंसर। क्वेश्चन अच्छा था। 16 असर्शन और रीजन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। बिल्कुल सही है। ठीक है, द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ट्रू, लेकिन वो नहीं करता है ना। द ट्रेडिशन ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगन फ्रॉम द कंट्री। ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रेडिशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन ही थे आज के। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ कमी हो या फिर कोई गलती हो रही हो तो आप मुझे बताना, फीडबैक दीजिएगा, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। धन्यवाद।